नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। हरियाणा न्यूज विधानसभा चुनाव को लेकर के लगातार ग्राउंड जीरो पर है और आज हम पहुंचे हैं गोहाना के विधानसभा चुनाव को लेकर के जो माहौल यहां पर बना हुआ है उस पर चर्चा करेंगे। हरियाणा की सियासत में क्या कुछ माहौल बना हुआ है उस पर भी चर्चा करेंगे और इसी कड़ी में हमारे साथ जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कृष्ण ढुल जी। कृष्ण ढुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हरियाणा न्यूज़ पर। नमस्कार हितेंद्र भाई, और हरियाणा न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से जो ये इस अगस्त के माह में त्यौहार आते हैं, चाहे वो रक्षाबंधन का त्यौहार है, चाहे अभी शिवरात्रि का त्यौहार गया है, चाहे वो हमारा 15 अगस्त का त्यौहार आएगा, उन सब के लिए, मेरे हरियाणा वासियों के लिए त्यौहार मंगलमय हो, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना और कामना करता हूँ। जी चलिए, और इन्हीं त्योहारों की शुभकामनाओं के साथ शुरुआत करते हैं चुनावी चर्चा की, क्योंकि विधानसभा चुनाव बिल्कुल सामने हैं और गोहाना में इस वक्त हम मौजूद हैं। तो गोहाना में क्या कुछ आपको लग रहा है, क्या माहौल यहाँ पर चुनावी? देखिए हितेंद्र भाई, गोहाना निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए कठिन सीट रही है जी। अगर हम उसको आंकलन की दृष्टि से देखें और वर्गीकरण करें तो भारतीय जनता पार्टी गोहाना की सीट को हम डी कैटेगरी की सीट मानते हैं, क्योंकि आज तक हम यहाँ जीत नहीं पाए। और जब से हमारी सरकार यहाँ रही 14 और 19 में, तब हम यहाँ तीसरे स्थान पर रहे हैं। तो इस नाते कुछ अलग तैयारियां, बूथ लेवल पर चर्चाएं, त्रिदेव की रचना, पन्ना प्रमुखों के साथ बैठकें, इस प्रकार की कवायद हमने जो लोकसभा चुनाव में की थी, उस लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद निश्चित तौर पर थोड़ा वो हार हुई कि क्लोज मार्जिन के साथ थोड़ी मिसमैनेजमेंट हुई हमारी। कार्यकर्ता थोड़ा सा हताश था, बट उसके बाद फिर उनको मोटिवेट किया और अब वो सारे उठ खड़े हुए हैं और कमर कस ली है गोहाना के विधानसभा 2024 के लिए। और पूरी की पूरी टीम के साथ पूरे भारतीय जनता पार्टी के हमारे तीनों मंडलों के मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष हमारे सब इस बात को लेकर के आश्वस्त हैं कि इस बार गोहाना में कमल खिलेगा। गोहाना में कमल तो खिलेगा, ये तो आप दावा कर रहे हैं, लेकिन उम्मीदवारों को लेकर के क्या कुछ चर्चा है? क्योंकि रेस में आपका नाम भी माना जा रहा है कि काफ़ी मजबूत दावेदारी है आपकी। किस तरह से देख रहे हैं? और आप भी यहाँ पर काफ़ी समय से सक्रिय हैं गोहाना में। हाँ, दावेदारी तो जितनी अच्छी होगी उतनी अच्छी है ना। आप देखिए, अगर आप दावेदार की दृष्टि से देखेंगे तो गोहाना विधानसभा में लगभग 20 से ज़्यादा लोग भारतीय जनता पार्टी की टिकट के लिए दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं। और कांग्रेस के लिए कितने हैं? कांग्रेस के लिए तो नहीं है। यानी कि वहाँ व्यक्ति विशेष की वजह से ही सारा सिस्टम है। यानी कि एक ही व्यक्ति है। यानी मुझे देख करके हितेंद्र भाई ताज्जुब है कि वहाँ गोहाना में कांग्रेस की तरफ से किसी और लोगों के प्रचार प्रसार में भी दिखाई नहीं देते बोर्डों पर। और हमारे यहाँ लोकतंत्र की परिपाटी इतनी खुली है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इतना अनुशासन में है कि चुनाव में टिकट मांगने तक सभी व्यक्ति अपनी दावेदारी रखते हैं और जिस व्यक्ति को टिकट मिल जाती है उसके बाद सभी दावेदार मिल करके उसके साथ उसको जिताने का काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर आप जो दावेदारी की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ विपक्ष पर भी आप निशाना साध रहे हैं कि उधर सिर्फ एक ही आदमी की चर्चा होती है। मैं उस पर भी बात करूँगा। आपकी दावेदारी को लेकर के बात कर लेते हैं। किस तरह का रिस्पांस आपको यहाँ लोगों का मिल रहा है? क्योंकि आप लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं। जहाँ तक मुझे जानकारी है कि आप सभी गाँवों में कार्यक्रम कर चुके हैं, तो किस तरह का रिस्पॉन्स आपको यहाँ पर मिल रहा है लोगों का? देखिए, गोहाना विधानसभा को मैंने लगभग 1 साल पहले संगठन से विचार विमर्श करके, जो हमारी ऐसी सीट्स थी जिन पर भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन 14 और 19 की सरकार में कम रहा, उन पर संगठन की दृष्टि इस बार इस रूप में थी कि वहाँ अच्छे और मजबूत सक्रिय कार्यकर्ताओं को वहाँ लड़ाया जाए, उनको बोला जाए कि क्षेत्र में जाकर के सेवा करें। उस कड़ी में मुझे भी आदेश हुए कि आप जाइए गोहाना में काम करिए। फिर गोहाना मेरे लिए नया रहा है। मैंने कभी गोहाना में काम नहीं किया और लोकसभा विधानसभा चुनाव पार्टी में भी कभी मैं गोहाना में किसी इलेक्शन में नहीं आया। बड़ौदा में जरूर मैं बाई इलेक्शन में मेरी ड्यूटी लगी थी, मैं आया था, पर गोहाना में नहीं आया। तो उस नाते गोहाना मेरे लिए नया था। फिर इसकी भौगोलिक पृष्ठभूमि को जाना, देखा, इसकी ज्योग्राफिकल टच किया कि कहाँ से कहाँ पूरा हल्का है, कहाँ बेस है, कहाँ गाँव है। फिर इनके जनगणना देखी कि कौन से कास्टिज्म में, कौन से मलिकों के गांव, कौन से नॉन मलिक के गांव, कहाँ से हम वीक, कहाँ हम कमज़ोर, और वो सारी करके 62 के 62 गांव में
मैं सबसे पहले गया, सरपंचों से मिला, उनसे बातचीत की, उनके रेजुलेशन लिए कि भाई आप मुझे काम दो, मैं आपके सरकार से काम कराऊंगा जी। उसके बाद वो पहला राउंड था जिसमें हमने पूरे गांव को टच किया। दूसरा राउंड हमारा लगा तब जब हम नशे के विरोध में मैंने एक मैराथन का आयोजन किया कि हम गोहाना में ना तो नशा आने देंगे, ना नशा अपने परिवार में आने देंगे, ना अपने गांव में आने देंगे। इस प्रकार की एक अवेयरनेस कैंपेन चलाई मैंने बच्चों के साथ, और वो पूरी मैराथन हुई। 10 मार्च को हमने यहाँ करीब 5000 बच्चों के साथ गोहाना के फुआरा चौक पर हमने वो मैराथन बच्चों के साथ करवाई। तीसरे चरण में जब मेरे बेटे का यूपीएससी में सिलेक्शन हुआ तो उसके सम्मान समारोह में बहुत बड़े कार्यक्रम हुए, उसमें हम गए। चौथे चरण में मैं लोकसभा के चुनाव में मोहनलाल बड़ोली जी के साथ गया जी। और अब 5वां चरण चल रहा है कि जब हम गांव में, हर गांव में मेडिकल कैंप लगवा रहे हैं। गांव के लोगों के लिए पीजीआई की टीम जो है वो आ रही है और डोर स्टेप पर जा करके उनको फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज कर रहे हैं, दवाइयाँ बंटवा रहे हैं, चश्मे बंटवा रहे हैं और उनके टेस्ट हो रहे हैं। तो और छठा चरण अभी शुरू करने जा रहे हैं 15 अगस्त के बाद, जब मेरी पत्नी जो है वो सभी गांव में जाएगी और महिलाओं के साथ मिलेगी, बातचीत करेगी। तो लगातार हम लोग सक्रिय हैं और मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी है कि मैंने जो कमिटमेंट अपने गांव के लोगों से, सरपंचों से की थी कि जब मैं तुम्हारे पास टिकट के बाद आऊँगा तो मैं जिन बातों के साथ आज आपके सामने खड़ा हूँ उन्हीं बातों के साथ मैं खड़ा रहूँगा। और 70 करोड़ रुपए से ज़्यादा के काम आज मैं गोहाना की विधानसभा में, गांव में करवा चुका हूँ। और हितेंद्र भाई, मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी है कि आज 62 के 62 गाँव में कोई भी एक सिंगल गांव ऐसा नहीं है जहां मैंने कम से कम 2 काम ना करवाए हों किसी गांव। ये तो ठीक है कि आप लगातार काम करवा रहे हैं, यहाँ पर पिछले काफ़ी समय से एक्टिव हैं, संगठन के दिशा निर्देशों के बाद आप यहाँ पर एक्टिव हैं, लेकिन आप उम्मीदवारी भी यहीं से जता रहे हैं। आप हैं रोहतक के, कई बार बाहरी होने का भी आरोप लगता है ऐसे उम्मीदवारों पर जो दूसरी जगह से आते हैं। भले ही आप यहाँ पर काम कर रहे हैं, आप तो कर्मभूमि है आपकी गोहाना, ये कह सकते हैं, लेकिन एक और तरीके से, एक और दृष्टि से अगर देखा जाए, गोहाना जिस तरह से आपने भी बताया कि ना 2014 में जीते ना 2019 में, जब बीजेपी की अच्छी खासी लहर थी। इस बार लोकसभा चुनाव में 5 सीटों पर कांग्रेस जीती है और ये गोहाना क्षेत्र तो सोनीपत का क्षेत्र है, सोनीपत की सीट भी आप गंवा बैठे इस बार लोकसभा चुनाव में। तो इसलिए में कितना टफ आपको यहाँ पर लग रहा है इस बार विधानसभा चुनाव में, क्योंकि कांग्रेस का गढ़ और खास रूप से अगर देखा जाए तो हुड्डा का गढ़ इस क्षेत्र को कहा जाता है। नहीं, मैं गढ़ वाली बात से मैं हितेंद्र भाई सहमत नहीं हूँ। और अगर गढ़ वाली बात होती तो आप ये सोचिए कि अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ था तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी यहाँ 2019 के चुनाव में 2.25 लाख वोट से कैसे आ रहे? अगर वो गढ़ होता बिल्कुल तो गढ़ वाला आदमी थोड़ी अपने गढ़ से हारता है, और 2.25 लाख वोटों से हारे। और इसका मतलब तो मैं ये मानूं कि सतपाल ब्रह्मचारी जो इस बार सिर्फ 22 दिन में आकर के चुनाव जीत करके चले गए, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा से बड़े नेता है। इसका अभिप्राय तो ये मान लेना चाहिए। और जिस गढ़ की आपने बात करी तो गढ़ तो वो टूट गया जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद ही हार गए, और गढ़ तो वैसे भी टूटा हुआ है। गढ़ वढ़ कुछ नहीं होता, एक बार परिस्थिति, हवा, जातीय समीकरण, लहर, ये बहुत सारी चीज़ें किसी एक चुनाव को डिसाइड करती हैं। अभी तक भारतीय जनता पार्टी गोहाना मतलब सोनीपत की सीटों पर अच्छे से, इस बार हम जीत ही गए थे। वो हमारी मिसमैनेजमेंट हुई कि हमारे जो अभी वर्तमान के अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली जी हैं भाजपा के, वो 20,000 का ही तो मार्जिन है, कोई बहुत बड़ा मार्जिन नहीं है। तो वो कहीं न कहीं हमारे कार्यकर्ताओं की थोड़ी सी मिसमैनेजमेंट थी, जिसके कारण हम जो है यहाँ हारे। और उसमें भी गोहाना में तो मात्र 1300 वोटों से हारे हैं। तो 1300 वोटों की हार को मुझे नहीं लगता किसी रूप में हम ये माने कि ये गढ़ है। ये तो टूटा हुआ गढ़ है, बस परिस्थिति थी, समय था। मैं तो आपको ये विश्वास दिला करके, जैसे मैं गोहाना के लोगों के बीच में गया हूँ, मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस प्रकार से लोग यहाँ क्षेत्रवाद की बातों से तंग हैं, उसको देखते हुए मुझे निश्चित तौर पर इस बार जो है गोहाना से कमल खिल के विधानसभा में जाने वाला है। यानी आप पूरी तरह से निश्चित हैं कि इस बार यहाँ पर जो कांग्रेस का गढ़ पिछले करीब 25 सालों से माना जा रहा है वो टूटेगा, ढहेगा और कमल खिलेगा। बिल्कुल, मैं पूरी तरह से निश्चित हूँ। और एक और बात जो आपने थोड़ी देर पहले मुझसे पूछी थी बाहरी होने की, मुझे लगता है कि ये छोटी मानसिकता की बात है, बाहरी और अंदर की बात तो अगर हम करेंगे। देखिए,
भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात द्वारका से लेकर के आसाम गुवाहाटी तक भारतीय जनता पार्टी का एक ही कार्यकर्ता है, कमल। कमल की जीत के लिए सब कार्यकर्ता काम करते हैं। नरेंद्र भाई मोदी कहां से चुनाव लड़ रहे हैं? बनारस से, तो वो बाहर ही है। अपने मनोहर लाल जी ने चुनाव कहां से लड़ा? करनाल से, तो इसका मतलब वो भी बाहर ही है। अभी नायब सिंह सैनी जी कहां से चुनाव लड़े? करनाल से, तो वो भी बाहर ही है। बहन सुषमा स्वराज जी कहां से चुनाव लड़ती थी? विदिशा से, वो भी बाहरी है। बाहरी और अंदर नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी एक भारत श्रेष्ठ भारत के नारे पर काम करती है। मनोहर लाल जी ने हमें संदेश दिया, हरियाणा एक, हरियाणवी एक। और इससे आगे बढ़ करके मैंने तो हमारे संगठन के लोगों को ये कह रखा है, शायद आपके सामने ये ऐसा कार्यकर्ता बैठा है कि जिसके बारे में बहुत कम लोग, गोहाना के लोग जानते कम होंगे, परंतु मैंने तो उस वक्त जब नॉर्थ ईस्ट में हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी जाती थी, चुनाव लड़ने के लिए कार्यकर्ता नहीं मिलते थे, तब इस कार्यकर्ता ने उनको, संगठन को ये कहा था कि मुझे कमल देकर के आप मुझे नॉर्थ ईस्ट में भेज दीजिए, मैं वहाँ भी लड़ूंगा। मैं कमल का सिपाही हूँ, कमल के लिए लड़ना मेरे अंदर, मेरे खून में है। तो मुझे हर चीज़ कमल की बढ़ोतरी के लिए करनी है, इस विश्वास के साथ। अब जब, और मैं गोहाना आया नहीं हूँ, भेजा गया कार्यकर्ता। बिल्कुल। मैं पंचकूला 25 साल से रह रहा हूँ। मेरी पढ़ाई लिखाई बचपन रोहतक गुजरा। इस बीच के रोड से मैं पिछले 25 साल से जा रहा हूँ रोहतक से चंडीगढ़, कभी वास्ता नहीं पड़ा। अब कुछ न कुछ सिस्टम है, सरकार चाहती है, संगठन चाहता है, लोग चाहते हैं, गोहाना जीतना है तो जीतेंगे। बिल्कुल। काफ़ी लंबा सियासी सफ़र आपका रहा है, और अब क्योंकि अब विधानसभा चुनाव है तो टिकट की दावेदारी तक भी बात पहुंची है। इससे पहले आप चेयरमैन भी रहे हैं बाल अधिकार संरक्षण आयोग में, तो बीजेपी के प्रवक्ता भी रहे हैं। किस तरह से आपका सफ़र अब तक का यहाँ का रहा है? राजनीतिक जीवन मेरा बहुत पहले शुरू किया हमने, जब पढ़ाई के दरमियान थे, जाट कॉलेज में रोहतक में पढ़े, तभी से जुड़े। तब एबीवीपी का संगठन मजबूत नहीं होता था रोहतक में, तो शुरुआती तौर पर हंसी उपहास के पात्र बने। फिर शादी हो गई, जीवन में आगे बढ़ने के लिए बच्चे पढ़ाने के उद्देश्य से मूव कर गए चंडीगढ़ कि वहाँ चल के बच्चों को पढ़ाएंगे। पंचकूला रहने लगे, व्यवसाय किया, और फिर माननीय इंद्रेश जी के सहायक के तौर पर काम किया। बहुत कुछ संघ संगठन के बारे में बहुत कुछ जाना सीखा, और उसके बाद 2008 में मुझे संघ ने बीजेपी में भेज दिया कि जाइए काम करिए। 2 बार पार्षद का चुनाव लड़ा पंचकूला से, दोनों बार हारे। पर जैसा कि अटल जी कहते थे कि हार कर पस्त हुए नहीं और जीत में मस्त हुए नहीं, फिर लगे, फिर चले, फिर आगे बढ़े। फिर सरकार ने प्रवक्ता, पार्टी ने प्रवक्ता बनाया, फिर सरकार आई तो सरकार ने चेयरमैन बनाया जी। और अब यहाँ भेज दिया। जहाँ पार्टी संगठन भेजेगी वहाँ काम करेंगे, इस लक्ष्य के साथ काम करेंगे कि कमल जो है वो, उसका सम्मान नहीं गिरना चाहिए। राष्ट्रहित में जो व्यक्ति पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, सबको साथ लेकर के आगे बढ़ने के उद्देश्य से हम लोग काम करते हैं। बिल्कुल। पार्टी पूरी तरह से चुनावी मोड में है, लगभग पूरी तरह से एक नई टीम तैयार हुई है, क्योंकि 9.5 साल तक मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री रहे प्रदेश के, बदलाव हुआ, नायब सैनी मुख्यमंत्री बने, और अब प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मोहन लाल बड़ोली को सौंपी गई है। इन दोनों के कंधे पर इस बार विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी है। लोकसभा चुनाव हो चुके हैं, पहले 10 सीटें थी बीजेपी के पास, लेकिन अब 5 हैं, और तमाम तरह की बातें चल रही हैं, आरोप प्रत्यारोप चल रहा है पक्ष विपक्ष में। लेकिन इस जोड़ी को आप किस तरह से देख रहे हैं, जो नई टीम बनी है पूरी बीजेपी की, किस तरह से इस बार विधानसभा चुनाव में ये टीम जाने वाली है? देखो, ये जो 2019 का चुनाव था लोकसभा का, हरियाणा में बीजेपी के लिए बड़ा विकट चुनाव था। इसमें कांग्रेस ने बड़ा दुष्प्रचार किया कि भारतीय जनता पार्टी से हरियाणा का, देश का हर वर्ग नाराज है। हमारे से किसान उन्होंने नाराज बताए, खिलाड़ी नाराज बताए, जवान नाराज बताए, सरपंच नाराज बताए, हमारे कर्मचारी नाराज बताए, हमारे व्यापारी नाराज। यानी कि इस प्रकार का एक वातावरण, झूठ का वातावरण कांग्रेस ने तैयार किया।
पिता पुत्र की जोड़ी ने यह तय किया कि भाजपा को घेरने के लिए एक माहौल बना दो, और उन्होंने भी दावा किया कि हम 10 की 10 सीटें जीत रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी साफ हो जाएगी। लेकिन इतनी विकट परिस्थितियों के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी 48% वोट बैंक और 44 सीटों पर सबसे ज्यादा बढ़त लेकर के आई। इसका मतलब वो झूठ बोल रहे हैं, प्रदेश की जनता हमारे साथ है, और प्रदेश की जनता तो आज भी हमारे साथ है, क्योंकि उन्होंने ये दिखा दिया कि भाई हम आप लोगों के साथ हैं। और जो नई हमारी जोड़ी आई, आप सोचिए कि क्या कांग्रेस कल्पना कर सकती है? क्या कांग्रेस कभी भी ये सोच सकती है कि कुलदीप वत्स को हम सीएम बना देंगे? क्या कांग्रेस वरुण मुलाना को सीएम की सोच सकती है? क्या नहीं सोच सकती। हम सोच सकते नहीं, हम करके दिखाने वाले लोग हैं। यहां तो अध्यक्ष को लेकर के लड़ाई चल रही है कि अध्यक्ष कौन बनेगा। हमने तो एक ऐसे कार्यकर्ता को अध्यक्ष बनाया और यह कहा, विपक्ष ने फिर आरोप लगाया कि एक ऐसे आदमी को सीएम बना दिया जिसकी पत्नी चुनाव में चौथे नंबर पर रही। अब बोले कि एक ऐसे आदमी को अध्यक्ष बना दिया कि जो खुद लोकसभा चुनाव हार गया। अरे मैंने कहा, जब तुम्हारी हवा है, लोग तुम्हारे फेवर में हैं और तुम्हारी नजर में कमजोर लोगों को हमने अगर अध्यक्ष और मुख्यमंत्री बनाया, फिर भी क्यों डर रहे हो? फिर तो डरने की आवश्यकता नहीं है। वो तो फिर से माहौल बना रहे हैं। 15 सवाल आपसे पूछे हैं, हिसाब मांग रहे हैं लगातार, और पदयात्रा में भी काफी भीड़ उनकी दिखाई दे रही है। दीपेंद्र हुड्डा लगातार पदयात्रा कर रहे हैं, हिसाब मांग रहे हैं सरकार से। हितेंद्र भाई, बड़ा ताज्जुब और हंसी आती है कि जब चोर हिसाब मांगता है। हिसाब कौन मांग रहा है? भूपेंद्र हुड्डा जी, दीपेंद्र हुड्डा जी हिसाब मांग रहे हैं। किन से? भाजपा से। अरे भाजपा ने तो अपना हिसाब दे दिया ना, तभी तो 5 सीटें दी, 48% मतदान दिया। हम तो श्वेत पत्र के साथ जनता में गए थे ना अभी हमारा तो हिसाब हो गया। तो हमने तो हिसाब दे दिया जनता को। जनता ने कहा कि तीसरी बार में एंटी इनकम्बेंसी है, आपको 48% वोट दिया, 5 सीटें, और 5 सीटें नहीं, हम 3 सीटें बहुत कम मार्जिन से मिसमैनेजमेंट के कारण हार गए, नहीं तो 8 सीटें दी हमारी तो। और हिसाब मांग रहे हमसे। हिसाब मांगेगा, उनको देना होगा। किस को? सबसे पहले किसान को हिसाब देना होगा। जिस किसान का अपमान 2 रुपए और 5 रुपए के चेक दे करके किया था, किसने दिए थे वो चेक? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दिए थे। और खुशी खुशी आज भी वीडियो चलती है उनकी 2 रुपए और 5 रुपए के चेकों की। तो हिसाब उस किसान को देना होगा। हिसाब उस किसान को भी देना होगा जिसकी सेक्शन 4 सेक्शन 6 के किसान को झूठे नोटिस दे दिए और वो जमीन खरीदवा दी। किसको? रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी को, और फिर उसके बाद उसकी सीएलयू कर दी। यानी किसान की जमीन तो ली 20 लाख रुपए में और सीएलयू करते वो होगी 3 करोड़ की। तो वो किसान पागल है क्या? हिसाब मांगने के लिए वो तैयार है। हिसाब मांगेंगे वो युवा जो इनके टाइम पे 27 भर्तियां कैंसिल हुई, जिनके रद्द हुए। हिसाब मांगेगा वो युवा। हिसाब मांगेगा वो युवा जब इन्होंने एचसीएस और डीएसपी की भर्तियां होती थी तो सिर्फ अपने परिवार के लोग लगाए। हमने तो हरियाणा बनने के बाद 186 लोगों की भर्ती की है हितेंद्र भाई, एचसीएस और डीएसपी की। एसडीएम और डीएसपी लगाने की सबसे बड़ी भर्ती होती है। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से मेरे हरियाणा प्रदेश की जनता देख रही है, अगर उन 86 में से कोई एक भी किसी भी भारतीय जनता पार्टी का रिश्तेदार अगर एसडीएम और डीएसपी लगा हो तो मैं चैलेंज करता हूं, मैं अपनी राजनीति से संन्यास ले लूं। हम लोग वो लोग हैं कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, युवा हैं, हम उनको नौकरियां देंगे। हिसाब मांगेगा वो युवा, हिसाब मांगेगा वो दलित जिसमें मिर्चपुर में आधी रात को गांव में आग लगी थी, वो दलित की बेटी जल के मर गई थी। हिसाब मांगेगी वो महिलाएं जिनको आपने ये कहा था कि 8500 रुपए आएंगे आपके खाते में खटाखट। तो हिसाब के लिए तो हुड्डा साहब आप तैयार रहिए। और जिन लोगों के साथ आप घूम फिर के हवा बनाने का प्रयास कर रहे हो, मैं तो आपको एक ही बात कहता हूं और चैलेंज के साथ कहता हूं कि कांग्रेस की 4 लोगों की टीम एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी विधानसभा चुनाव से पहले कर दे तो भी हरियाणा के लोगों को यह विश्वास हो जाएगा कि कांग्रेस एक है। यहां कांग्रेस क्या है? कांग्रेस में सिर्फ वो आदमी रहेगा जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जय बोलेगा। जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा का विरोध करेगा, ये लोग उसको कांग्रेस से बाहर निकाल देंगे। और कितनी कांग्रेस गई है। और जो ये कहते हैं कि जुमला किया था हुड्डा साहब ने हमारे ऊपर कि लोकसभा में हाफ और विधानसभा में साफ, वो बोलते हैं क्योंकि 10 में से 5 सीटें उन्होंने जीती हैं, वो तो इस आधार पर उत्साहित भी हैं।
पदयात्राएं भी निकाल रहे हैं और एक कुमारी सैलजा की अलग से यात्रा चल रही है, हिसाब आपसे मांग रहे हैं। तो पूरा एक अभियान उन्होंने छेड़ा हुआ है इसी उम्मीद के साथ कि इस बार तो कांग्रेस की सरकार बनेगी, और वो दावा कर रहे हैं इस बात का। 2 बाइट आपके चैनल पर भी देखी मैंने। एक, जब शैलजा जी जीतने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने गई हुई थी सिरसा में, वर्करों ने शीशे तोड़ दिए, आपके चैनल पर ही देखी थी। दूसरी, अभी जब उन्होंने कहा, शैलजा जी का बयान है कि हरियाणा में कांग्रेस में ठीक नहीं चल रहा, तो क्या था ये? तो क्या उसका व्यक्तिगत विचार है? उन्होंने उदय भान पर सवाल खड़े किए, उन्होंने दीपक बावरिया पर सवाल खड़े किए, उन्होंने कहा कि प्रभारी एक आंख से देख रहा है, नहीं देखना चाहिए। तो मेरा ये कहना है कि जो हुड्डा साहब ने कहा है वो तो तय है। आधे तो आगे हमारे पास कांग्रेस में तभी आधे भाजपा में आ लिए हैं, अशोक तंवर जी आगे, नवीन जिंदल आगे, किरण चौधरी आगे, कितने सारे लोग आ लिए। तो ये उनके ऊपर लास्ट में लागू होगी कि लोकसभा में कांग्रेस हाफ हुई है और विधानसभा आते आते कांग्रेस हरियाणा से साफ हो जाएगी, सिर्फ दोनों पिता पुत्र बचेंगे, जो कि सिर्फ उन चाटुकारों से घिरे हुए जो एक पर्टिकुलर इलाके के लोग हैं, पर्टिकुलर एक जगह से आने वाले, वही साथ चलते हैं। सुबह जब भी दीपेंद्र जी किसी जगह हिसाब मांगने निकलते हैं तो किलोई और सांगी से निकलती हैं सारी गाड़ियां। 5-10 हजार लोगों का जत्था तो किलोई से निकलता है, सांगी से निकलता है, खेडवाड़ी से निकलता है, आसन से निकलता है, मुंगान से निकलता है, ये लोग हैं वहां से निकलते हैं और जाकर के भीड़ हो जाती है। 20,000 लोग हैं कि माहौल बनाने के लिए भीड़ अपने साथ लेकर के चलते हैं दीपेंद्र हुड्डा साहब। दीपेंद्र भाई दौरे 20,000 आदमी हैं, उन किते भी ले चलो, पंचकूला से लेकर के फरीदाबाद पलवल तई उनको ले चलते हैं। हाँ, लेकिन ये अगर मेरी बात आपको गलत लगे तो आप मुझे टोके, जनता मुझे देख रही है वो मुझे बोले। आप ये देखिए कि क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा में इतनी सहन शक्ति है कि वो किसी दूसरे राजनीतिक आदमी का बढ़ता हुआ कद देख सके। हमने तो नायब सैनी और मोहनलाल बड़ोली जी को बना करके ये एहसास कराया है कि अगर नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री बन सकते तो भाजपा में कृष्ण ढोल भी मुख्यमंत्री बन सकता है, मोहनलाल बड़ोली जी अध्यक्ष बन सकते हैं, तो हमारे सोनीपत जिले का जसवीर दोदुआ जो है, जो आज जिला अध्यक्ष है, वो भी कल को प्रदेश अध्यक्ष बन सकता है। बिल्कुल, मैं भी प्रदेश अध्यक्ष बन सकता हूं। भाजपा का हमारे यहाँ का गोहाना मंडल का प्रधान हमारा सुमित कक्कड़, वो भी एक दिन इस देश का, इस हरियाणा का, इस देश का भी जेपी नड्डा जी की तरह वो भी हमारी राष्ट्रीय पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। चलिए वापस लौटते हैं गोहाना विधानसभा क्षेत्र पर। गोहाना विधानसभा क्षेत्र को लेकर के फिलहाल जिस तरह की बातें चल रही हैं, जिस तरह की सियासत यहाँ पर होती रही है, आपको क्या लग रहा है, अगर आपको यहाँ की जनता चुन करके भेजती है चंडीगढ़, अपनी आवाज़ बना करके भेजती है विधानसभा में, तो आप यहाँ की जनता के लिए क्या कुछ करने की प्राथमिकता आपकी रहेगी? क्या ऐसे यहाँ के मुद्दे हैं, क्या ऐसी समस्याएं हैं जिनका आप समाधान करना चाहें? देखिए, गोहाना नगर परिषद की अगर मैं बात करूं, हमारे यहाँ के जो स्थानीय हमारी बहन रजनी विरमानी जो नगर परिषद की दूसरी बार लगातार चेयरमैन है, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए गोहाना शहर में, जिसके कारण हमारी गोहाना नगर परिषद को 2 बार राष्ट्रपति जी से अवार्ड मिला है हिंदुस्तान की परिषदों में। कुछ मुद्दे ऐसे हैं, जब से मैं यहाँ चुनाव में सक्रिय हूँ, लोगों के बीच जा रहा हूँ, एक गोहाना को जिला बनाने की, दूसरा गोहाना का पश्चिमी बाईपास, तीसरा महम और बड़ौदा रोड पर फ्लाईओवर, चौथा हमारे यहाँ के जो सेक्टर हैं एक्वायर हो रखे हुड्डा के, उनका ड्रा होना है। ये मोटे मोटे कुछ काम हैं जिनको देखते हुए गोहाना के लोगों को मैंने आश्वासन दिया है कि हम विधानसभा चुनाव से पहले इन कामों में से लगभग सारे काम करवा देंगे, कोई एक आधा काम बचेगा जो नहीं हुआ होगा। तो दूसरा जो मेरा दृष्टिकोण है कि जिस प्रकार से एनसीआर का इलाका बढ़ रहा है, वहाँ रोहतक तक चला गया, इधर सोनीपत और खरखोदा तक आ गया, तो अगला जो आने वाला इंडस्ट्रियल हब है वो गोहाना बनेगा। और मेरा ये विजन और मेरा जो दृष्टिकोण है कि मैं गोहाना को राजनीतिक तौर पर नहीं अपितु इंडस्ट्रियल तौर पर, ताकि हमारे यहाँ के युवाओं को रोजगार मिले, वो अपना स्टार्टअप स्टैंडअप के साथ अपनी खुद की एक यूनिट लगाएं, आगे बढ़ें, ऐसे दृष्टिकोण विजन के साथ चलते हुए मेरा ये प्रयास है कि मैं गोहाना को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सिंगापुर की तरह, पेरिस की तरह आगे बढ़ते हुए देखना चाहता हूँ। और मेरे लिए उसके पास एक
बिल्कुल ब्लूप्रिंट प्लान तैयार है कि हम लोग ये बनने के बाद ऐसा करेंगे, ये करेंगे, ये सारी चीज़ें हैं साइमल्टेनियसली। जैसे मैंने अपनी योजना के तहत मैंने अपने राजनीतिक के इस सफ़र को गोहाना में शुरू किया है जी। वो 1 साल में मैं लोकप्रिय इतना हूँ कि आप मेरे दफ्तर में देखेंगे तो वहाँ बहुत भीड़ आती है लोगों की सुबह जाने के बाद। और मैं अब 4 दिन यहाँ गोहाना में रहता हूँ, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार। महम रोड पर मेरा ऑफिस है और हुड्डा के सेक्टर 7 के 629 नंबर घर में मैंने अपना आवास ले रखा है। तो अब मैं गोहाना की जनता के बीच में लगातार संपर्क में हूँ कि मैं आपके साथ इस गोहाना के विकास को बहुत आगे बढ़ते हुए देखना चाहता हूँ। वैसे तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे गोहाना की पहचान है हितेंद्र भाई जी, जलेबी की मिठास के तौर पर, मोदी जी भी जिक्र कर चुके हैं क्योंकि जो ये मोटी जलेबी यहाँ बनती है वो हिंदुस्तान तो छोड़ो विदेशों में भी कहीं नहीं बनती और उसकी अपनी एक पहचान है। लेकिन अब मैं उस मिठास के साथ यहाँ की टेक्नोलॉजी, यहाँ के यूथ की शक्ति, एम्पावरमेंट और लोगों का विजन, लोगों का आइडिया कि किस प्रकार गोहाना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सिंगापुर की तरह, पेरिस की तरह बने, वो आइडिया विजन मेरे पास है, वो कहीं नहीं है। अगर दूसरों के पास होता तो आज बाईपास निकले हैं, बाईपास निकलते हुए बहुत सारी चीज़ों को अनदेखा कर दिया गया। पुराने टाइम की अगर हम कुछ चीज़ों की बात करेंगे तो वो राजनीतिक में आरोप प्रत्यारोप की बात हो जाएगी, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। हमने हरियाणवी एक के सिद्धांत पर काम किया, हमारा विधायक नहीं है यहाँ, उसके बावजूद भी काम हुए हैं और 70 करोड़ के काम तो पिछले 8 महीनों में मैंने करवा दिए। तो उस नाते मुझे ये कहते हुए कोई गुरेज नहीं है कि जनता इस बार मन बना करके बैठी है, गोहाना से कमल जो है विधानसभा में पहुंचने वाला है। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको हमारी तरफ से भी और उम्मीद करते हैं कि आप चंडीगढ़ जरूर पहुंचे। हालांकि फैसला तो जनता को करना है, लेकिन हमारे खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए हमारे साथ बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आपने सुना भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कृष्ण ढुल जी को, वो गोहाना से जहाँ ये दावा कर रहे हैं कि इस बार कमल खिलेगा और चंडीगढ़ यहाँ से इस बार बीजेपी का विधायक पहुंचेगा और भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनने का दावा भी वो यहाँ पर करते हुए नजर आए। और इसी तरह से हरियाणा न्यूज़ का ये कारवां जो है वो लगातार चलता रहेगा। ग्राउंड जीरो पर हम लगातार मौजूद हैं और विधानसभा चुनाव की हर सियासी करवट को लेकर के आप तक यूँ ही जानकारी पहुँचाते रहेंगे। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज़। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।